मॉर्निंग छत्तीसगढ़। तो बहनों भाइयों, हर बार की तरह आज मैं आपके करीब लेकर आया हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिनका नाम है शाहाना कुरैशी। और इनकी तारीफ तो मैं कितनी भी करूँ आप सभी को कम ही महसूस होगी, क्योंकि शाहाना जी अपनी पढ़ाई के साथ साथ हाई कोर्ट में एडवोकेट भी है और साथ में पुलिस विभाग में काउंसलिंग भी करती है, यानी हजारों परिवार को इकट्ठा करती है, हजारों परिवारों की समस्या को समाधान करती है। इनके साथ साथ समाज में भी जुड़े हुए हैं, समाज में निर्धन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इनकी बहुत ही अच्छी योगदान रहती है। तो आज चलिए हमारे साथ, मैं लेकर चलता हूँ समय दर्शन की स्टूडियो में शाहाना कुरैशी जी के पास। तो सबसे पहले ही आपको हमारा यहाँ स्वागत है। तो मैडम जी, सबसे पहले तो ये बताएं, आप तो छत्तीसगढ़ की निवासी है और खासकर दुर्ग शहर की, तो आपकी एजुकेशन कहाँ से? एजुकेशन यहीं थ्रू आउट दुर्ग से हुई है। हायर एजुकेशन? जी हाँ, BSc MA LLB तीनों दुर्ग से किया है मैंने। जी। और आप एक गृहवधू भी है, हाउस वाइफ भी है, और इतने सारे काम आप कैसे करते हैं? टाइम मैनेज करते हैं और अपने काम पे फोकस करते हैं। अच्छा, क्या करना है। तो आपका से कभी बोरियत नहीं होती कि घर का भी देखो, घर के बच्चे का भी देखो, फिर अपना काम संभालो और फिर समाज सेवा भी करो? नहीं, बोरियत नहीं होती। तो कितने सालों से आप समाज सेवा कर रहे हैं? जी 20 सालों से तो कर ही रहे हैं। 20 साल से? तो आपकी मतलब जो समय परिधि है 20 साल तक ही है और आगे बढ़ते जाएगी? नहीं, हालांकि 95, 96, 97 में मैंने सोशल टॉपिक्स पे लेखन वर्क भी किया है। अच्छा। दैनिक भास्कर की मधुरिमा में आते थे मेरे आर्टिकल पब्लिश होते थे। तो किस टाइप का आर्टिकल होता था? सोशल टॉपिक्स। अच्छा। रिलेशन पे रहता था, हस्बैंड वाइफ के, डाइवोर्स पे होता था, सुसाइड पे होता था, क्योंकि मैं समाजशास्त्र की स्टूडेंट रही हूँ। अच्छा। उसके बाद लॉ की रही हूँ। अच्छा, तो आपने ये निर्धारित कैसे कर दिया कि मुझे लॉ का सेक्टर में ही जाना है? एक्चुअली हमारी फैमिली में हमारी बड़ी बहनों ने भी लॉ किया था और फिर ऐसा हमारा इंटरेस्ट भी था लॉ में। कानून के प्रति रुचि थी, पढ़ाई के लिए रुचि थी, कानून का भी, जर्नलिज्म का भी, सोशल भी, तो ये तीनों अभी मैं कर ही रही हूँ। अच्छा मैडम, ये एक पर्सनल क्वेश्चन हमारा है कि जैसे मान लीजिए एक पुलिस विभाग की कोई महिला है, तो उनके नीचे काम करते करते दबंग हो जाता है, पेट्रोल पंप में जाते हैं, कुछ अजब हरकत करते हैं, बात करते हैं, मतलब उनकी जो कैरेक्टर है दबंग टाइप का हो जाता है। मैंने सही बोला? दबंग नहीं कह सकते, जब हम किसी फील्ड में पूरे टाइम वही चीज को फेस करते हैं, काम करते हैं, तो फिर वो चीज नॉर्मल लगती है। अच्छा, मतलब नॉर्मल। हाँ, एक घरेलू महिला जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर देगी तो वो थोड़ा उसका ऐसा अलग रहेगा, लेकिन जो एक प्रोफेशनल रहेगी उसका ऐसा अलग होगा। तो कहीं घर में काम करने का कहीं ऐसा नहीं होता कि घर के लोगों का साथ भी आप कानूनी बात कर रहे हैं? मेरी फैमिली में तो सभी कानून से रिलेटेड अच्छा, है। तब उनको असर नहीं होता। मेरा बेटा खुद LLB किया हुआ है, हस्बैंड वरिष्ठ अधिवक्ता है, ससुर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है, तो हमारी पूरी फैमिली राज है। क्या बात है। भाइयों, जब कुरैशी मैडम हमारे पास है, आपसे मुखातिब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग लीगल बात भी कर लेते हैं। मैडम ये बताइए कि आप आज 10 साल या 20 साल से करीब लीगल वर्क कर रहे हैं, तो आज के समय में जो विवाद होती है, उस विवाद की मेन मुख्य मुद्दा क्या होता है? एक फैमिली का जो प्रॉब्लम है वो तो दूसरी फैमिली से हमेशा भिन्न होता है, लेकिन अगर कॉमन एक प्रॉब्लम देखा जाए तो कॉमन ये है कि नशा मेन कारण है, फिर फाइनेंशियल जो है उनकी प्रॉब्लम वो है, या तो बेरोजगार है, या अगर रोजगार से रिलेटेड है तो वो अपने बजट का सही तरीके से संतुलन नहीं बना पा रहे, लोन ले रहे हैं, कर्ज हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस है, मारपीट, हिंसा। और एक अभी जो बड़ा कारण देखा जा रहा है वो है कि मानसिक रोगी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी साइकेट्रिक की अब जरूरत आने लगी है लोगों को।
तो ये मानसिक मतलब ऐसा तो कुछ इक्विपमेंट से हो रहा है या शराब के नशे में हो रहा है या आर्थिक तंगी के कारण हो रहा है? देखो, नशा तो एक बड़ा इफेक्ट कारण है ही, लेकिन उसके अलावा जो हमारी रूटीन है, हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, तनाव लेना है, मोबाइल का दुरुपयोग है, बिना वजह लंबा टाइम जो मोबाइल इंटरनेट इसमें बिजी रहते हैं, उसका भी कारण है। तो सबसे और मेन कारण मेरे ख्याल से रिलेशन सही नहीं रहते, रिलेशन में तनाव होता है, तो वो भी कारण है। अच्छा, लेकिन वर्तमान में किस चीज पर हम ज्यादा फेस कर रहे हैं? वर्तमान तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन ज्यादा है, जी यानी हर चौथे का यही है। और पहले तो पुरुषों में होता था, महिलाओं का भी यही चल रहा है हाल, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। पहले एक लिहाज था 20 साल पहले, जब हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम आते थे तो लोग दबी जबान से अपने रिलेशन को यानी स्वीकार नहीं कर पाते थे, नीचे मुंडी हो जाते थे। लेकिन अभी क्या है, नजरें मिला के एक्सेप्टेंस है उस चीज को लेके, शर्म नहीं है। तो ये मॉरल वैल्यू जो समाज की गिर रही है, वो भी इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, मैंने सुना कि आप एक अच्छे कैटेगरी के काउंसलर हैं, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ आपके बारे में। तो ये बताइए कि वर्तमान ज़माने में या वर्तमान समय में जो टीनर एज की लड़की है, उनके बात करने की जो शैली है वो खराब होती जा रहा, नशे में आदी होती जा रहा, माता पिता को गलत बोल करके बाहर घूमने का ज़्यादा शौक हो गया, तो उसके लिए आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हम लोग तो इसके लिए पेरेंट्स को ही ज़्यादा जिम्मेदार समझ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स का पूरा फोकस है बच्चे किसी तरीके से पढ़ाई करें और कमाएं। उनका संस्कार की तरफ से फोकस हट गया। और हमारे जो बचपन में था पूरा संस्कार पे डिपेंड था। हमको जैसे पेरेंट्स भी बोलते थे, हमारे जो रिलेशन है वो भी, हमारे पड़ोसी, हमारे टीचर भी हमको कैसे बात करना है, क्या करना। और अभी आप बच्चों को ये सब नहीं है, बच्चा बस पढ़ ले, नंबर अच्छा ले आए, नंबर पे फोकस है और उसकी कमाई पे फोकस है। तो बच्चों को संस्कार देना तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए? अवेयर होना चाहिए माँ बाप को। अगर अभी अवेयर नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी जो, जैसे अभी जो बच्चे हैं वही तो हमारे देश के फ्यूचर है। 10-20 साल बाद ये यंग जनरेशन होंगी, तो इनके लिए एजुकेशन सिस्टम में भी लाना चाहिए कि इनको मॉरल वैल्यू से जोड़ा जाए, इनको घर के घरेलू कार्य, रिश्तेदारी का इम्पोर्टेंस समझ में आना चाहिए। अभी तो रिश्तेदारी कहीं नहीं है, रिश्तेदारी का वैल्यू माँ बाप नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे क्यों करेंगे? सही बात है। अच्छा मैडम, आपने महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी सारे काम किए, तो अभी तक दिया बना है, तो किस मामले में समझदार? महिलाओं को मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, अच्छा, इसके लिए अवेयर करती हूँ। मेरा मानना है कि शोषण वहाँ से शुरू होता है जब हम अपना अधिकार छोड़ते हैं। तो महिलाओं के जो अधिकार है, कानूनी अधिकार, उसके लिए मैं उनको अवेयर करती हूँ। एक तो उनको लीगल नॉलेज देती हूँ, दूसरा उनको डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए, आत्मसम्मान की जिंदगी जीने के लिए उनको रोजगार के प्रति डाइवर्ट करती हूँ कि तुमको कुछ ना कुछ करना है अर्निंग। और जब वो काम करते हैं ना तो माइंड फ्री रहता है, कुछ अर्निंग होती है तो अपने घर के छोटे मोटे खर्चे खुद चला लेती हैं और किसी पे डिपेंड नहीं रहती। जब डिपेंड नहीं रहती तो डिमोरलाइज भी नहीं रहती, थोड़ा सशक्त बनती है महिला। तो मैडम जी, अगला सवाल हमारा है कि अभी तक आप अपने जीवन में सबसे क्रिटिकल काउंसलिंग किस सब्जेक्ट पर की? क्रिटिकल काउंसलिंग ये कह सकते हैं कि जैसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन महिलाएं जब ऐसे क्वेश्चन करती है कि मैं घर में तो रहना चाहती हूँ, लेकिन हस्बैंड मेरे से अच्छे से बात क्यों नहीं करते मैडम, मेरा कसूर क्या? मैं उनके खिलाफ केस भी नहीं करना चाहती, मैं घर गृहस्थी भी संभाल रही हूँ, लेकिन मेरे प्रति जो शब्द हैं, मेरे लिए जो बात करने का तरीका है मेरे हस्बैंड का, एक सम्मानजनक क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ी चीज़ है। हर कोई सम्मान चाहता है, और महिलाओं को क्या है, प्रारंभ से ही सिर्फ ये फोकस किया गया आपको चुप रहना है, तो वो जमाना गया। लेकिन अब जो आया है, लोग सम्मान चाहते हैं। तो अभी आपको अपने एब्यूज वर्ड पे, यानी घर में हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए, ये तो वाइफ भी कभी गलत वर्ड यूज करती है, ऐसा नहीं कि हस्बैंड ही करते हैं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के परिवार वालों का भी सम्मान करना चाहिए। अभी के समय ऐसा देखा जा रहा कि महिलाएं ज़्यादा एडवांस हो रही हैं,
अपने बुद्धि से, विवेक से, कपड़ों से, मोबाइल से, सारी चीज से। तो कभी कभी देखा जाता है कि किसी परिवार में हस्बैंड ये नहीं चाहते हैं कि इतना ज़्यादा एडवांस हो जाए, तो उसके लिए विवाद होती है। तो उस विषय में आप क्या टिप्पणी करें? जब हमारे पास ऐसे केस आते हैं ना, तो महिलाओं को हम लोग मोरल वैल्यू के तहत ही समझाते हैं कि देखो बेटा, आप क्या पढ़ेंगे और आप क्या करेंगे। आपका परिवार अगर खुशहाल नहीं है तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। और चलो इस हस्बैंड को छोड़ दिया, इस हस्बैंड से नहीं जम रही, तो अगली जहाँ आप फिर से परिवार बसाएंगे उसकी क्या गारंटी कि आपको ये मौका मिलेगा। तो समस्या परिवार तोड़ने से नहीं है, समस्या ये है, सलूशन ये है कि जो समस्या आई है उसका सही तरीके से उसी परिवार में निवारण करें और परिवार में खुशी बनाए। परिवार तोड़ना समस्या का हल नहीं है। सही बात है। अच्छा मैडम, आपने अपने जीवन में अभी तक सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिए मिनी माता सम्मान। ये सम्मान आपको राज्य सरकार दिए होंगे, तो ये क्यों दिया गया है? मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के लिए मिलता है, महिलाओं के लिए। ये कब मिला था आपको? जी 2020 में। इसी बीच में आपको छत्तीसगढ़ रत्न का भी सम्मान मिला। ये कहाँ से मिली थी आपको? छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान अंबिकापुर का था जी। वो, और एक समाज कल्याण विभाग जी। छत्तीसगढ़ 2016 में वो राज्य स्तरीय सम्मान वो भी समाज कल्याण विभाग शासन के तरफ से। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको राज्यपाल जी से भी सम्मान मिले? राज्यपाल से मिल चुका। अरे वाह, क्या बात है। राज्यपाल, गृह मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री और चीफ मिनिस्टर। तो अभी आपकी इच्छा क्या है कि अभी आपकी क्या इच्छा है? इच्छा बस यही है कि मैं महिलाओं के लिए काम करूं, महिलाएं सशक्त बने, बस यही है। सम्मान देना मिलना सब ऊपर वाले की मर्जी है। नहीं, अपने कार्यशैली पर भी निर्भर करता है। नहीं है, जब किस्मत में है और अगर हमारा काम पहुंचेगा वहां तक तो सम्मान मिलेगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि मैन आर्किटेक्ट इज ओन फ्यूचर, तो आदमी तो अपना तकदीर खुद बनाता है। नहीं नहीं, हमारा काम सिर्फ, हमारा फोकस सिर्फ हमारे काम पे है, हमारा सम्मान पे नहीं है। हमारा जो आत्म संतोष है वो अगर किसी निराश चेहरे की खुशी लौट जाती है ना, वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा मेरा। और ऐसा होता है जनरली जब महिलाएं के घर मेरे पास आती हैं, यानी खाने में नहीं रहते ही निजी सलाह भी देती हूँ मैं, तो इतनी डिप्रेशन में रहती है, इतनी बिजी रहती है, और जब उनसे बात करती बोलती मैडम आप इतने अच्छे से समझाए तो दिल थोड़ा हल्का रहे। समस्या वो होती है कि कोई उनकी बात को सुनता नहीं, समझता नहीं। अगर उनकी बात को पूरी तरीके से सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, आधा दर्द उनका वही खत्म हो जाता है। फिर उनको जिंदगी की तरफ लाते हैं कि बेटा तुम कुछ काम करो, खाली हो। अर्निंग ऐसा जरूरी नहीं कि हम 50,000 कमाए 1 लाख, आप 500 रुपए भी कमा रहे हैं ना, तो उससे खुशी मिलेगी। सही बात है। तो हमारे ऐसा हुआ है 3-4 महिलाओं के साथ, बिल्कुल सुसाइड करने ही जा रही थी, मैं तो जा रही सुसाइड करने, नहीं इधर आ जाओ, बात कर लो। बात करके जब उनकी जीवन धारा मुड़ी है सुसाइड से, फिर वो अपनी लाइफ में आए हैं, तो वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सम्मान से बढ़ती है। तो हमारे दर्शकगण के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही कि हम जहाँ हैं, घर में हो, बाहर हो, जिस पोस्ट में है, नहीं है पोस्ट, हम संवेदनशील होकर समाज की बेहतरी के लिए काम करें। हमें जो विरासत में समाज मिला है उससे बेहतर समाज हमें आने वाली पीढ़ी को देना। और दूसरा, परिवार की खुशहाली के लिए हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों के संस्कार पे ध्यान दे अभी से। उनकी पढ़ाई में तो सभी अवेयर हैं, आजकल है कोई, लेकिन संस्कार, मोरल वैल्यू की तरफ अभी ध्यान नहीं दे रहे, तो मोरल वैल्यू की तरफ ध्यान दीजिए। और पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान कीजिए, भाषा सही कीजिए, और कम्युनिकेशन गैप मत कीजिए। यानी हर हाल में आप गुस्सा है, लड़ाई, थोड़ी देर में बातचीत जरूर शुरू कर दीजिए। जहाँ बातचीत खत्म हुई वहाँ समझौते का रास्ता खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो बहनों भाइयों, आप सभी ने देखा, सुना और मुखातिब हुए सुहाना पुलिस मैडम से। तो चलिए अब अगले पैगाम पर फिर कोई नई शख्सियत से आपको मुलाकात करते हैं। तब तक आप सभी से सुधीर कुमार समय दर्शन से ले रहा है इजाजत, और मैडम जी को दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी कीमती समय हमें। थैंक यू टू एवरीबॉडी।
न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।